बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका पार्ट जो है 6 हम करने जा रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस पार्ट 6, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर अगला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। पिछले चैप्टर्स के पार्ट्स देखने हैं तो इसी स्क्रीन के नीचे आपको लोगो नज़र आएगा। रटना नहीं, समझना है। उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। पेज में देखें, आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको सारी प्लेलिस्ट वहाँ पर नज़र आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें चली जाइए। सारी वीडियोस जो है आपको नज़र आ जाएंगी। आपको किसी वीडियो पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, थंबनेल के ऊपर ही, थंबनेल देखकर ही आपको पता लग जाएगा। जो भी पार्ट आपको देखना हो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा आप सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट में बना के अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इन्हीं प्लेलिस्ट में आपको 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 13 चैप्टर्स मुकम्मल बना के अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो देख लीजिए। प्लस एक ग्रैंड टेस्ट जो है वो नोमेनक्लेचर का उसके अंदर भी है। सेकंड ईयर की पाकिस्तान स्टडी अभी तक आप लोगों की न्यू बुक जो है वो आई नहीं तो मैं वो भी शुरू कर देता। ये जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं 23 और 2, ये 2 जो है ये किसके लिए है? क्योंकि इनके साथ साथ जो है वो मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम वो भी चल रहा है, तो ये उसके पार्ट्स लिखे हुए हैं। ये 23 मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान वो भी चल रहा है, तो ये उसके लिए लिखा हुआ है। ये पार्ट 6 आपका है सेकंड ईयर फिज़िक्स का। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरफ हम चलते हैं। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल वर्ड का मतलब होता है बाहमी। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं ना, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ये होती है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बाहमी शेयरिंग होती है, मतलब जिसमें दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ऐसे ही होता है ना म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं। ठीक है, 2 साइडेड शेयरिंग जिसमें होती है, बाहमी, इसको खालिस उर्दू में कहा जाता है। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस वर्ड बार बार मैं बता चुका हूँ। इंडक्टेंस वर्ड का मतलब होता है कि अपने जैसा ही सामने वाले को बना लेना, अपने जैसा ही सामने वाले को बना लेना। इस इंडक्शन वर्ड का असल में बुनियादी तौर पे मकसद यही है, मतलब यही है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब ये है कि ऐसा इंडक्टेंस जिसमें सामने वाले को अपने जैसा बना रहे हैं और हम भी जो है ख़ुद सामने वाले जैसा बनना चाह रहे हैं। बाहमी मतलब है ना, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, मतलब हम जैसे हैं वो सामने वाले को बनाना चाह रहे हैं और सामने वाला जो है वो हमें भी वैसा ही बनाना चाह रहा है। मतलब हम जो है अपनी खुसूसियात उसमें मुंतकिल कर रहे हैं। एग्जैक्ट इसका अगर मैं आपको समझाऊं म्यूचुअल का, तो हमारे अंदर जो खुसूसियात हैं हम वो सामने वाले को मुंतकिल कर रहे हैं और सामने वाला अपनी खुसूसियात हमें भी मुंतकिल कर रहा है। इसको म्यूचुअल कहते हैं, बाहमी तरगीब, बाहमी तरगीब। इसके अंदर सिस्टम क्या है? इसके अंदर आसान सा सिस्टम ये है कि 2 कॉइल आप ले लीजिए। ठीक है, 2 कॉइल, एक ये कॉइल है, ठीक है, और दूसरी ये वाली कॉइल है। इस वाली कॉइल को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा हुआ है। ये इसके 2 एंड हैं, ये नीचे बैटरी है, इसके साथ ये प्लस लिखा हुआ है और ये माइनस लिखा हुआ है। 2 टर्मिनल हैं बैटरी के। इस को आपने इस वाले टर्मिनल के साथ बांधा हुआ है, वायर के इस पोर्शन को आपने इस टर्मिनल के साथ बांधा हुआ है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ़्लो हो रहा है, जिसको आई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो कॉइल है इसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और ये जो कॉइल है ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, प्राइमरी कॉइल के लिए हम एक लेटर का यूज़ करेंगे, प्राइमरी की मुनासबत से P, मतलब इसकी जो जो भी चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी, करंट होगा, ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड होगी, सबके साथ पी 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 लिखा हुआ होगा। जबकि यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल जो है इसके साथ हम लेटर एस लेंगे, एस इसके साथ लिखा हुआ होगा, तो समझ जाइए ये सेकेंडरी कॉइल है। तो सेकेंडरी कॉइल के साथ हमने किसी बैटरी वगैरह को कनेक्ट नहीं कर रखा, कोई करंट इसमें से पास नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कॉइल है, तारों का एक गुच्छा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है यहाँ पर, तो अब आप इस कॉइल को इसके नज़दीक लेके जाएंगे, इस कॉइल को इसके नज़दीक लेके जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि ये बात मत भूलिएगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ़्लो हो रहा है तो इस कॉइल के, क्योंकि ये कॉइल है, अगर कोई वायर होती तो वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती। ठीक है, क्योंकि ये कॉइल है इसलिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनेगी। तो बहरहाल मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको वोल्टेज भी कहते हैं हम, उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन चीज़ें तो लाजमी हैं हिस्सा इसका। ठीक है, लाजमी हिस्सा है। तो जब भी करंट फ़्लो हो रहा होगा किसी कंडक्टर में, चाहे कंडक्टर वो एक स्ट्रेट वायर की सूरत में हो या कंडक्टर जो है इस तरह कॉइल की शक्ल में हो, जब भी उसमें करंट फ़्लो कर रहा होगा I, तो ये बात तय है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम वोल्टेज कहते हैं वो भी होगा। अब जो अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि तीनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, अगर आप किसी एक में भी तब्दीली लेके आएंगे ना तो बाकी दो में भी तब्दीली आएगी, ये बात तय है। अब यहाँ पर एक इक्विपमेंट लगता है जिसको हम रेसिस्टर कहते हैं, रेसिस्टर जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेसिस्टर होता है ये अमाउंट ऑफ करंट को कम ज़्यादा कर सकता है। अब मैं ये एरो जो अब बना रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आप बढ़ा रहे हैं, और ये डाउनवर्ड एरो का मतलब ये है कि आप घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये जहाँ भी मैं लगाऊँ इसका मतलब समझ जाइएगा कि अप एरो है तो मतलब आप बढ़ा रहे हैं, डाउन एरो का मतलब ये है कि आप कम कर रहे हैं। क्योंकि रेसिस्टर जो है ये दुश्मन है करंट का, तो जब भी रेसिस्टर को आप बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस को आप बढ़ाएंगे, अमाउंट ऑफ करंट जो है वो कम हो जाएगा, और जब अमाउंट ऑफ करंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कम हो जाएगी, वोल्टेज जो है वो भी कम हो जाएंगे। और अगर आप रेसिस्टर को घटा देते हैं, रेसिस्टेंस को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि अमाउंट ऑफ करंट बढ़ जाएगा, उससे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, और उससे जो है वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो भी बढ़ जाएगी। तो अब जो है आप चेंज लेके आ रहे हैं, मतलब रेसिस्टर की मदद से आप इन तीनों के अंदर चेंज ला सकते हैं, रेसिस्टर की मदद से। और यहाँ पर एक स्विच भी लगा हुआ है जिसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर ये स्विच भी लगा हुआ है जिसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहरहाल तो रेसिस्टर को जब आप कम करेंगे तो अमाउंट ऑफ करंट भी बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, और वोल्टेज यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये भी बढ़ जाएगी। जब आप ये करेंगे तो क्या होगा, इसका असर किस पे पड़ेगा। इस कॉइल को आप नज़दीक कर लीजिए, तो मैंने ड्राइंग में दूर दूर बना दी ना, आप इसको नज़दीक कर लें थोड़ा सा, इस कॉइल को यहाँ इतना नज़दीक कर लें इसके, ये वाली कॉइल, ये किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं है, लेकिन जब आप रेसिस्टेंस को कम करेंगे, इसका मतलब वोल्टेजेस को बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बढ़ा देंगे, अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे, तो इसका असर इसके ऊपर जाएगा, इसका असर इसके ऊपर जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर मुंतकिल हो जाएंगी। ये जैसी कॉइल है ये अपनी खुसूसियात को यहाँ मुंतकिल कर देगी, इसी को तो हम इंडक्टेंस कहते हैं ना, इसी को तो हम इंडक्टेंस कहते हैं। तो ये अपनी खुसूसियात यहाँ पर मुंतकिल कर देगी इस कॉइल के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आ जाएगी, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है
वो आ जाएगी, यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ करंट जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर भी करंट है, यहाँ पर भी वोल्टेज है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि है, और मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर भी है। ये सेकेंडरी कॉइल का मामला है, ये प्राइमरी कॉइल का मामला है। तो इसके साथ P लगा दिया, इसके साथ भी P लगा दिया, इसके साथ भी P लगा दिया, इसके साथ हमने S लगा दिया, इसके साथ S लगा दिया, इसके साथ S लगा दिया। हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे ना, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी पहचान के लिए बता रहा हूँ कि ये PP जहाँ है समझ जाइए प्राइमरी कॉइल, और ये SS जहाँ है तो समझ जाइए सेकेंडरी कॉइल। तो ये जो आपने किया है एक डेड इंडक्टर को, एक डेड कॉइल को जो है वो आपने इंडक्शन की मदद से ज़िंदा कर दिया। उसके अंदर भी जो है वो आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस कर दी, उसके अंदर भी आपने वोल्टेजेस डेवलप कर दिए, उसके अंदर भी आपने करंट जो है फ़्लो करवा दिया, और उसके अंदर भी आपने मैग्नेटिक फील्ड को ज़िंदा कर दिया। तो ये जो काम हो रहा है इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी बाकायदा डेफिनेशन मैं अभी लिखूँगा, आप फ़िलहाल इसका कॉन्सेप्ट ले लीजिए, ठीक है भाई। तो ये है म्यूचुअल कंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस आसान से लफ्ज़ों में, ठीक है। अब इसके बाकायदा नोट्स ले लेते हैं और इसकी डेरिवेशन जो है वो भी कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है क्योंकि आगे जो है वो ट्रांसफार्मर जो आपके बाहर लगे हुए हैं ना, वापडा वालों के जुल्म सितम का कौन शिकार नहीं है भाई, आप भी हैं हम भी हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर से भी बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। ट्रांसफार्मर फट गया और ये हो गया, हमारा ट्रांसफार्मर 15 दिनों से ख़राब पड़ा हुआ है, बिजली नहीं है। तो अगला टॉपिक जो ट्रांसफार्मर का है उसको समझना है, तो इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझना ज़रूरी है, ठीक है भाई। अब ज़रा इसके आप नोट्स ले लीजिए, बुलेट्स में लिखता हूँ मैं, पूरी डिटेल तो लिखता नहीं हूँ। तो यहाँ पर 2 कॉइल्स हैं, 2 कॉइल्स, ठीक है भाई। इस तरह से एरो बना के लिख लें। 2 कॉइल्स हैं, एक कॉइल जो है वो प्राइमरी है और दूसरी कॉइल जो है वो सेकेंडरी है, दूसरी कॉइल जो है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी कॉइल के साथ और सेकेंडरी कॉइल के साथ जो जो चीज़ें एसोसिएटेड हैं, तो इसके साथ बैटरी है, प्राइमरी कॉइल के साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ ऐसी कोई बैटरी नहीं है। यहाँ पर रेसिस्टर भी लगा हुआ है, रेसिस्टर भी लगा हुआ है जिसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर स्विच भी मौजूद है, स्विच भी मौजूद है जिसको कैपिटल S से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंडरी कॉइल को देखें तो यहाँ पर सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर जो है वो लगा हुआ है। पता है ना गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना। जब ये इंडक्शन होगी, म्यूचुअल इंडक्शन, एक दूसरी कॉइल जो है सेकेंडरी कॉइल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट मौजूद नहीं है, जैसे ही आएगा इंडक्शन के बाद, तो गैल्वेनोमीटर की निडल जो है, सुई, वो हरकत करना शुरू कर देगी। हम समझ जाएंगे कि हमने इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर दिया, ठीक है भाई। अच्छा, अब जो है इसके स्टेप्स देख लीजिए, स्टेप्स इसके देख लीजिए। स्टेप्स, पहला स्टेप ये है कि आप रेसिस्टेंस को चेंज कर दें, रेसिस्टेंस आप चेंज कर दें, चेंज कर दें रेसिस्टेंस को, कैपिटल R। इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? रेसिस्टेंस को आप चेंज कर दें, इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा चेंज करंट। करंट जो है ये सब किधर हो रहा है? प्राइमरी कॉइल में हो रहा है। करंट जो है वो चेंज हो जाएगा कैपिटल I से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे तो अमाउंट ऑफ करंट जो है वो भी चेंज होगा प्राइमरी कॉइल में। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इसका रिज़ल्ट निकलेगा प्रोडक्शन ऑफ वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन ऑफ वेयरिंग। वेयरिंग का मतलब है जो वेरी करे, वेरी मतलब जो इसमें चेंज आए। वेरिएबल आप सुनते हैं ना मैथमेटिक्स में और
साइंस की दुनिया में वेरिएबल्स क्या हैं? जिनमें वेरिएशन आए, जिनमें चेंज आए, जिनमें तब्दीली आए, जिनमें तगय्युर आए, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन ऑफ वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कि ये जो प्राइमरी कॉइल है इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें क्या होगा, उसमें वेरिएशन आएगी, ठीक है, उसमें वेरिएशन आएगी। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो कि वेरी करेगी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसमें चेंज आ चुका होगा उसकी प्रोडक्शन होगी। आसान लफ्ज़ों में प्राइमरी कॉइल के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज आएगा, बस ये समझ लीजिए आप, ठीक है भाई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरएक्ट करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरएक्ट करेगी, यानी कि छेड़छाड़ करेगी किसके साथ? विद द सेकेंडरी कॉइल, विद द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के साथ ये छेड़छाड़ करेगी, ठीक है भाई। और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? जैसे ही ये छेड़छाड़ शुरू होगी इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। SEC से मतलब सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो पैदा हो जाएगी, ठीक है भाई। स्टेप समझ में आ गए। प्राइमरी कॉइल में आप क्या करेंगे? रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे, जैसे रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे करंट चेंज हो जाएगा प्राइमरी कॉइल के अंदर, और फिर इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड अभी प्राइमरी कॉइल के गिर्द मौजूद है उसमें क्या होगा? उसमें चेंज आ जाएगा, उसमें चेंज आ जाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आया है उससे क्या होगा कि अब ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेगी, छेड़छाड़ करेगी विद द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के साथ। और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा इस छेड़छाड़ का, इस इंटरेक्शन का, कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है भाई। अब यहाँ पर फैराडे का लॉ आ जाता है, फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे यही तो बात करता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर अगला स्टेप नोट कर लीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, now according to Faraday law, according to Faraday law, Faraday law के मुताबिक Faraday law क्या कहता है? Faraday law कहता है a changing current, जैसे कि हमने प्राइमरी कॉइल के अंदर देखा है, a changing current इन वन कॉइल, एक कॉइल के अंदर जो करंट है उसको आप जब चेंज करते हैं तो इससे क्या होता है? इंड्यूसेस an electromotive force, in another coil, called mutual inductance, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैराडे क्या कह रहा है? अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, एक कॉइल के अंदर जो करंट है उसको आप जब चेंज करते हैं तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो पैदा होती है दूसरी कॉइल में, और इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है भाई। अब इसकी ज़रा डेरिवेशन की तरफ चल लेते हैं। डेरिवेशन, क्या ये म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई फार्मूला भी है? जी बिल्कुल फार्मूला है, और वही फार्मूला जो है अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है भाई। डेरिवेशन के अंदर कॉइल ए जो है, जिसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि प्राइमरी कॉइल, और कॉइल B जो है, कॉइल B जो है जिसको मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कॉइल B जो है हमारी सेकेंडरी कॉइल है, और ये कॉइल A जो है हमारी प्राइमरी कॉइल है। ठीक है भाई। यहाँ पर जो करंट होगा, यहाँ पर जो करंट होगा वो किसके बराबर होगा, IP के, और ये जो कॉइल है इसमें टर्न्स होते हैं ना, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7, ये जो टर्न्स हैं, ठीक है। तो टर्न्स को, नंबर ऑफ टर्न्स को जो है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल N से, इसके साथ भी P आ जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, काफ़ी बच्चे ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है भूल जाते हैं, पता नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। भाई अभी बता देते हैं आपको, दोबारा रिकॉल करा देते हैं, वैसे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये टॉपिक हो चुका है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जिसको हम फाई, ठीक है, ये थीटा नहीं है, ये फाई है, इसका ख्याल रखना है, फाई P, इसके साथ भी ये हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये फोर्स लाइंस होती हैं, फोर्स लाइंस, फोर्स लाइंस। कौन सी फोर्स लाइंस हैं ये, इस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं हम इसको, ये फोर्स कौन सी होती है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है ये मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड से। कहाँ है ये मैग्नेटिक फील्ड, भाई ये रही, ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेगी, और मैग्नेटिक फोर्स को हम इन लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। इन लाइंस को मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कहा जाता है। और जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे होते हैं तो हम इन मैग्नेटिक फोर्स लाइंस की बात कर रहे होते हैं, जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस हुई हुई मैग्नेटिक फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स लाइंस की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं मैग्नेटिक फोर्स लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है भाई, ये मैंने नीचे ब्रैकेट में लिख दिया। फोर्स लाइंस मतलब मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होने वाली फोर्स। ये मैं नीचे से मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसी का कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ जाएगा, दूसरी वाली कॉइल के पास जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पहले कॉइल बी को देख लेते हैं। कॉइल बी में जो टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल N, और इसके साथ S लगेगा। और यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई, और इसके साथ S लगेगा, फाई और उसके साथ S लगेगा। क्योंकि देखें ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, और दूसरी जो कॉइल है, जो सेकेंडरी कॉइल है, इसके पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स पहुंच रहा है, इसके पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स पहुंच रहा है। और जैसे ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स पहुंच रहा है तो उसके बाद क्या हो रहा है, इसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि वोल्टेजेस इसके अंदर आ रहे हैं, इसमें करंट भी आ रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं, प्राइमरी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स इस तक पहुंच रहा है, तब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का काम हो रहा है। ठीक है भाई, नाउ ये पिक्चर मिटा देता हूँ। नाउ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई P, इसका एक हिस्सा, नाउ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स
कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स? ये इसका एक हिस्सा इसका एक हिस्सा जो दूसरे कॉइल के पास जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं फाई एस। ठीक है भाई, यानी कि पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है वो पूरा तो नहीं जा रहा ना। प्राइमरी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है वो पूरा नहीं जा रहा, बल्कि प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ हिस्सा जो दूसरी कॉइल के पास जा रहा है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फाई एस से। ठीक है भाई, फिर क्या है? दिस फाई एस पासिंग कॉइल बी अप्रोचिंग, ये कहना मुनासिब होगा। अप्रोचिंग मतलब पहुंच रहा है। दिस फाई एस अप्रोचिंग कॉइल बी, दिस फाई एस अप्रोचिंग कॉइल बी हैविंग एंट्रेंस, तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्वल टू, वहाँ जगह नहीं है, यहाँ मैं इक्वल लिख रहा हूँ, इक्वल टू एन एस फाई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये आई पी जो क्या है, प्राइमरी कॉइल के अंदर जो अमाउंट ऑफ करंट है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सेकेंडरी कॉइल का होगा उसके सारे नंबर ऑफ टर्न्स में। तो जितना ज़्यादा आप प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को बढ़ाएंगे उतना ही सेकेंडरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा उसके नंबर ऑफ टर्न्स में। ठीक है भाई, ये आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, मैंने ये साइन लगा दिया। अब इससे आगे क्या है? इससे आगे आपको पता है ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो ख़त्म होता है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब ख़त्म होता है तो इसके साथ क्या आता है? इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो कांस्टेंट है वो कैपिटल एम है, और आई पी तो इसी तरह इसके साथ ये आ जाएगा, आई पी इसी तरह ये आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। इसको नोट कर लीजिए, इक्वेशन 1। ठीक है भाई, अब इससे आगे चलते हैं। ये इक्वेशन 1 मैंने अभी यहाँ लिख के रखी हुई है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसी इक्वेशन 1 के हवाले से यहाँ बात कर रहा है। हेयर m इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, m इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट known as mutual inductance, तो ये जो m है इसको हम क्या बुलाते हैं? ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये m। ठीक है, और ये किस नाम से याद किया जाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब अगला टॉपिक लिख लीजिए, फैक्टर्स, ये हेडिंग आ रही है, फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स। कौन से अवामिल हैं, कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है? फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स। तो ये हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल यानी कि कैपिटल N। जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतना ही ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, जितने कम टर्न्स होंगे उतना ही कम म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। दूसरा फैक्टर जो है ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स,
यानी कि इन दोनों कॉइल्स को जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए या परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जियोमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कॉइल किस मटेरियल से बनी हुई है इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा मटेरियल होना चाहिए, हल्का मटेरियल होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिस्टर्ब होगा, और दोनों कॉइल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी बड़ा मैटर करता है। तो ये इसको हम सेपरेशन कहते हैं। दोनों कॉइल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसको हम सेपरेशन कहते हैं। सेपरेशन बिटवीन देम, इन दोनों कॉइल्स के दरमियान सेपरेशन। यहाँ पर ये जो सेपरेशन है ये म्यूचुअल कंडक्टेंस के इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब जितनी ज़्यादा सेपरेशन होगी दोनों कॉइल्स के दरमियान, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा। ठीक है भाई। तो ये सेपरेशन जो है, ये यहाँ लिख लीजिए आप, सेपरेशन जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है किसके साथ? म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ, म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ, म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप रखेंगे उतना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है भाई। आगे फिर जो है नाउ, अब फैराडे लॉ को आपको दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहला जो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डेरिवेशन की थी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को? इस एप्सिलॉन, इसके साथ एस आ जाएगा। ठीक है, माइनस एन एस। अब ये एस समझ रहे हैं ना आप, ये म्यूचुअल, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जो कि पैदा हुई है किसमें? सेकेंडरी कॉइल के अंदर। ठीक है, और ये एन एस नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, और ये फॉर्मूला आ गया डेल्टा फाई एस हो जाएगा। फाई एस मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, और डेल्टा टी। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप पहली इक्वेशन को याद करें तो पहली इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी? मैं अभी लिखता हूँ ऊपर। नाउ ऊपर से मिटाऊँ, now put value of किसकी वैल्यू पुट करनी है? एन एस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू एम आई पी। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ही लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी की वैल्यू असल में इस सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इन इक्वेशन टू, इन इक्वेशन टू में इसको पुट कर दीजिए। ये आ जाएगा, अगर आप देखें ये एन एस फाई एस किसके बराबर है? एम आई पी। ये रहा एन एस, ये रहा फाई एस, दोनों मौजूद हैं, एन एस बी फाई एस बी। इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा? एम आई पी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव एम आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, ये आई पी डेल्टा टी इसको अलग कर लें तो ये हो जाएगा माइनस एम मल्टीप्लाई बाय आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको अलग करना ज़रूरी है। ठीक है भाई। अब इसका मतलब क्या है? ये आपके पास हो गई इक्वेशन 3 आपकी।
ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। आप चाहें तो भले मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर ना लगाएं, कोई मसला नहीं है। ये इक्वेशन 3 हो गई है। क्या मतलब है इसका, इस इक्वेशन 3 का? मीन्स इसका मतलब क्या है? मीन्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, induced electromotive force produced in secondary coil, produced in secondary coil, induced electromotive force produced in secondary coil is equal to the negative rate of change, is equal to the negative rate of change of current, negative rate of change of current I, current I ब्रैकेट में I in the primary coil, प्राइमरी कॉइल यानी कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके साथ ताल्लुक़ है उसका? प्राइमरी कॉइल के अंदर मौजूद करंट के साथ। ठीक है भाई। अच्छा, ये भी हो गया। और इसको आप इक्वेशन को रीअरेंज करें यहाँ पर, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं भी इसको ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अगर आप रीअरेंज करें, इसी इक्वेशन को रीअरेंज इक्वेशन 3, तो ये जो पूरा का पूरा है आई पी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है एम के साथ, इसको उठा के यहाँ ले आइए तो ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। पूरा का पूरा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ब्रैकेट लगा दें इसके ऊपर, ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ आ गया, माइनस एम, ये बच गया। अब इस माइनस एम को यहाँ पर लेके आएंगे तो ये प्लस का एम हो जाएगा, और ये सब कुछ जो यहाँ पर है म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये सब वहाँ जाएगा पूरा का पूरा, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। अब ये आगे मैं एरो बना के कर रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू नेगेटिव म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, ये हो गया। ठीक है भाई, ये आपका पास फार्मूला आ गया। इस फार्मूले की मदद से आप जो है वो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आखिरी चीज़ जो नोट कर लें, 1 हेनरी जो कि इसका यूनिट है यहाँ पर, ठीक है, 1 हेनरी वो किसके बराबर होता है? इसको आप मेजर किस में करेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस को। म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? हेनरी होगा। तो 1 हेनरी जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 हेनरी क्या है, तो 1 हेनरी जो है यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स, 1 हेनरी किसके बराबर है? म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन, कब? जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो आपकी 1 वोल्ट होगी, ठीक है, और आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल जो है वो कितना होगा? 1 एम्पेयर पर 1 सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो आपका 1 एम्पेयर पर सेकेंड होगा, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो 1 वोल्ट होगा। तो उसके ऊपर जो आपको हेनरी मिलेगा वो 1 हेनरी मिलेगा। ठीक है, यानी कि इंड्यूस्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है भाई, ये भी हो गया, और ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉपिक हमारा तमाम हुआ। अगला टॉपिक जो है
वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, ट्रांसफॉर्मर्स का। ठीक है भाई, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।